हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो ल्यूसेंट कंप्यूटर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इसके कुछ पार्ट्स मैं डाल चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार की, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे आपका सुपर कंप्यूटर क्या है, पहला कौन सा था, भारत के कौन कौन से हैं, या फिर आपका डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये सीरीज़ आपके सभी आगामी यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, पुलिस एसआई हो, या फिर उसके साथ साथ वीडियो वाले हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें हम पूरा का पूरा ल्यूसेंट बुक प्लस जो परीक्षावाणी की बुक है, उन दोनों को ही मैं कंबाइंड तरीके से यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखें, विश्व के जब जो प्रथम कंप्यूटर था जो हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो एक तरीके से आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के टाइम से हम देखेंगे जो कोलोसस बना हुआ था, उसके बाद आपका एनिएक बना और यूनिवैक बने। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर थे, तो विश्व के प्रथम कंप्यूटर से लेकर आज तक सैकड़ों तरह के कंप्यूटर विकसित किए जा चुके हैं। और कंप्यूटरों की तुलना हेतु कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे आपका क्या कहें, कंप्यूटर का प्रयोग क्षेत्र, यानी कि जैसे विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, सार्वजनिक प्रयोग, यानी कि कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में उसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा एक आधार हो सकता है कंप्यूटर की तकनीकी कैसी है, ठीक है, डिजिटल है, एनालॉग है, उसकी कार्य क्षमता कैसी है, उसका आकार कैसा है। तो ये बहुत से आधार होते हैं जिनके आधार पर हम कंप्यूटरों का विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे हम कार्य के आधार पर, यानी कि जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं कोई भी, उस कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसी है, इसके आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में मेनली बांटा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कार्य के आधार पर कंप्यूटरों का विभाजन कितने भाग में, 3 प्रकारों में किया जाता है। पहला देखें, डिजिटल कंप्यूटर। तीनों प्रकार आप लोग सुन लें, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं और हाइब्रिड, ठीक है। ये 3 टाइप हैं, किस आधार पर, कार्य करने के आधार पर, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पर, ठीक है। तो पहला देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। सभी लोग इन टर्म से वाकिफ होते हैं, बस कुछ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती हैं जो कि एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो उनको ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होंगे, डिजिटल का जो अर्थ है ये है अंकों से सूचना देने वाला, यानी कि अंकदर्शी, ठीक है। जिसमें हमें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, गाड़ी अगर आप चलाते हैं या फिर कोई बाइक आपने देखी होगी, उस पर मीटर लगा होता है, ठीक। एक तो होता है स्पीडोमीटर, जिसमें केवल सुई घूमती है, वो बताती है स्पीड कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, ठीक है, वो एनालॉग है। एक होता है लिखा हुआ आता है, अंक आते हैं, ठीक है, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है, डिजिटल। तो डिजिटल कहने का अर्थ सिंपल हुआ अंकों से सूचना देने वाला, यानी कि अंकदर्शी। अर्थात ध्वनि रिकॉर्डिंग या फिर सूचना संग्रह के लिए, जिसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग करने के लिए या सूचना संग्रह के लिए जिसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाता है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति कहलाती है डिजिटल कंप्यूटर। 1 और 0 का क्या मतलब हुआ, इसको हम आगे समझेंगे। इस पद्धति की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये बहुत कम भी नाप सकता है, ठीक है। जैसे पहले तराजू थे ना, वो आप बाट वाला तराजू चक्की में अभी भी यूज होता है। एक आजकल आते हैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू, ठीक है, डिजिटल तराजू उन्हें आप लोग कह सकते हैं। तो डिजिटल में आपको बिल्कुल 1-1 ग्राम का हिसाब मिल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए इनकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में डाटा को सर्वप्रथम डिजिटल सिग्नल की श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे प्रोसेस या संग्रहित किया जाता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल धारा के 2 ही मान संभव होते हैं, जो डिजिटल धाराएं जाती हैं उसके 2 ही मान संभव हैं, या तो उच्च या शून्य। इसे मैं और अच्छे समझाऊं तो उच्च या शून्य कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में, यानी कि कंप्यूटर में धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो या तो करंट आपका ऑन होगा, यानी कि वो करंट धारा जाएगी, या फिर करंट आपका ऑफ होगा, यानी कि धारा नहीं जाएगी। तो अगर करंट ऑन होता है तो उसे 1 से इंडिकेट किया जाता है, अगर ऑफ होता है तो उसे 0 से इंडिकेट किया जाता है। कैसे याद रखेंगे, 1 क्या होता है, वो एन ई, ठीक है, ओ एन ई यानी कि 1, तो यहीं से ऑन ले लिया हमने, तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रखेंगे, ऑन यानी कि 1 और ऑफ यानी कि 0। तो इन्हीं ऑन या ऑफ को, जो धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह के ऑन या ऑफ को ही निर्देशित करते हैं ये 0 और 1, और इसी को बाइनरी प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं, इनमें 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है मेनली। आगे देखें, 2 मानों के कारण, केवल 2 ही मान यूज हो रहे हैं, 0 और 1, इस कारण डिजिटल सिग्नलों को बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। तो आपका जो बाइनरी एक तरीके से मशीनी भाषा थी,
वो हमने पढ़ा था कि लेडी एडा लवलेस ऑगस्टा ने डेवलप की थी 1842 में। देखिए मुझे याद हो गया है, आप लोगों को भी ऐसे बार बार सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाइनरी सिग्नल, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी यूज होते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो बाइनरी सिग्नल 0 और 1 का प्रयोग। कंप्यूटर में इन सिग्नलों के मान को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 बाइनरी अंकों 0 और 1 द्वारा सिग्नल का मान दर्शाया जाता है, जिसमें बाइनरी अंक 0 का अर्थ होगा ऑफ और बाइनरी अंक 1 मतलब हुआ ऑन, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया ONE 1 हो गया, तो इसमें से हमने ऑन इसमें आ रहा है तो ले लिया 1, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर सर्वाधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर हैं, क्योंकि डिजिटल तकनीक सबसे ज़्यादा उन्नत और सफल तकनीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हर क्षेत्र में आजकल, ठीक है। यहाँ तक कि घड़ी कहने का अर्थ पहले क्या होता था कि एक गोला होगा जिसमें ऐसे 3 सुइयाँ बनी होंगी, लेकिन वर्तमान में तो सारी की सारी घड़ियाँ डिजिटल चल रही हैं, ठीक है। उनमें सबको अंक चाहिए होते हैं, इतना बज के इतना मिनट, इतने सेकंड, इतने माइक्रो सेकंड, सब कुछ आ जाता है, तो वो है आपका डिजिटल। तो डिजिटल कहने का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। आज के बाद ध्यान रखेंगे, डिजिटल मतलब जहाँ अंक से कोई भी मान प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा टाइप, एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कहने का मतलब क्या होगा, जहाँ पे अंकों का प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए एनालॉग शब्द का अर्थ है 2 राशियों में अनुरूपता। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ वो होगा कि 2 अलग अलग जो मान हैं, 2 अलग अलग राशियाँ, इनमें अनुरूपता, इनमें समानता, ठीक है, तो इसी को कहेंगे एनालॉग। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें भौतिक राशि जैसे दाब, तापमान, लंबाई आदि को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की सहायता से विद्युत संकेतों में रूपांतरित किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एनालॉग कंप्यूटर, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें ताप, दाब, लंबाई आदि जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की सहायता से विद्युत संकेतों में रूपांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुलनात्मक ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि एक्यूरेट आपको मिल जाए, केवल तुलनात्मकता होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सटीक भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर राशि का परिमाप जो है वो तुलना के आधार पर करते हैं। इनमें डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, जो भी डेटा इसको दिया जाएगा उसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और एनालॉग सिग्नल के कोई निश्चित मान नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ये इनके जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फिक्स या एक्यूरेट नहीं होती है, इसलिए डिजिटल जो कंप्यूटर है वो डेवलप किए गए हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर सामान्यतः स्वास्थ्य विज्ञान, जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, ECG मशीन देखी होगी ना, जहाँ पे ऐसे ऐसे गति चलती है, हृदय की गति ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, वो आपकी ECG मशीन है। ऐसे आपका EEG भी आती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको जहाँ केवल सिग्नल दिखाई देते हैं, या फिर एक बाइक या फिर किसी कार का इंडिकेटर है, सॉरी ये जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड आती है, ठीक है, ऐसे करके एक सुई बनी होती है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड लिखी होती है, तो ये सब क्या हैं, एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो स्वास्थ्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, यांत्रिक इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, 11th 12th 10th तक सब लोगों ने साइंस पढ़ी होती है, 10th में सब लोग देखते हैं, एमीटर आता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आता है, तो उनमें आपकी सुई लगी होती है, वो क्या करते हैं, विद्युत धारा को नाप रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनकी जो गति होती है ये धीमी होती है, जैसे वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। तो अब वोल्टमीटर और बैरोमीटर भी, ठीक है। अगला देखें, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा आता है हाइब्रिड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, देखें, यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें दोनों ही कंप्यूटर्स की तकनीक को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। डिजिटल भी होगा, एनालॉग भी होगा, यानी कि इसमें हम सिग्नल भेज रहे हैं, एनालॉग रूप में सिग्नल भेज रहे हैं, कंप्यूटर क्या करेगा, उसे डिजिटल फॉर्मेट में दिखाएगा, अंकों के रूप में हमें दिखा देगा, ठीक है। तो वही होता है आपका डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि मिश्रित कंप्यूटर। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है, तथा यहाँ पे प्रोसेसिंग जो होगी ये डिजिटल रूप में होती है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड। तो इनपुट या आउटपुट जो भी होगा उसको हम देंगे किस रूप में, एनालॉग के रूप में, लेकिन जो आपका प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे वो डिजिटल रूप में हो जाएगी, ठीक। या फिर क्या होता है कि इनपुट आपका एनालॉग होगा, डिजिटल आउटपुट है वो डिजिटल होगा, या फिर आपका आउटपुट एनालॉग होगा तो इनपुट डिजिटल हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यानी कि ADC कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ADC क्या होता है आपका, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, तथा डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाला जिसे कहते हैं DAC यानी कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, इनका उपयोग होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि इनपुट या आउटपुट कुछ भी आपका डिजिटल या एनालॉग हो सकता है, और सेम इनपुट या आउटपुट कुछ भी आपका डिजिटल एनालॉग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के लिए एक युक्ति लगी होती है, जिसे ADC या DAC कहते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखें, यह कंप्यूटर डेटा को डिजिटल रूप को भी प्रोसेस कर सकते हैं।
ये कंप्यूटर डेटा के डिजिटल रूप को प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें डीएसी और एडीसी दोनों लगे हैं, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर की भांति भौतिक परिमापों को भी माप सकते हैं, ठीक है। दोनों ही गुण इसमें होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग विशेष कार्यों के लिए होता है, जैसा कि मैंने बताया इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो विशेष कार्यों के लिए इनका प्रयोग होगा, जैसे समय है, तापमान है, करंट है, वोल्टेज, रक्तचाप आदि को मापकर उनके आंकड़े इकट्ठा करके उन्हें डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना और उनके आधार पर विभिन्न गणनाएं करना, कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे आपका रक्तचाप नाप रहे हैं, रक्तचाप फाइनली आपका उसके द्वारा नापा जाता है पारे के द्वारा, और उसके बाद हम बता देते हैं 120/80 mmHg आपका रक्तचाप आ गया। तो ये जो आपका मशीन है इसमें क्या होता है, एक तो एनालॉग करके हम इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यही है आपका क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल। आगे देखें, दूसरा है वर्गीकरण का आधार आकार, ठीक है। तो आकार के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं कंप्यूटर्स का, क्योंकि सारे कंप्यूटर सेम आकार के नहीं होते हैं भैया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, डिजिटल कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। ये जो हम आकार के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, ध्यान रखें डिजिटल कंप्यूटर का ही कर रहे हैं। हमने पढ़ा कंप्यूटर मेनली 3 ही प्रकार के होंगे, या तो वो डिजिटल होगा, या एनालॉग होगा, या हाइब्रिड होगा, ठीक है। अब हम डिजिटल कंप्यूटर का वर्गीकरण देख रहे हैं, किस आधार पर, आकार के आधार पर। तो आप आकार के आधार पर कहें या फिर डिजिटल का वर्गीकरण कहें, एक ही बात है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के आकार, वजन, मूल्य, क्षमता, गति आदि गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकारों में, 4 अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होंगे आकार के आधार पर। तो कौन कौन से हैं, एक आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, फिर आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार आप लोग अच्छे से याद रखना, दिमाग में बैठा लो कि आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर 4 टाइप के होंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर इसी के अंदर आप लोग सोचेंगे कि भैया लैपटॉप भी तो होता है, पाम टॉप जैसी भी कोई चीज़ होती है, या फिर आपके डेस्कटॉप जैसी भी कोई चीज़ होती है, वो कहाँ गए, ठीक है। तो उन सब को हम कवर करेंगे, कहाँ आते हैं आप लोग खुद जान जाएंगे, ठीक है। पहला देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप और सबसे ज़्यादा लेंथी टाइप। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटे होते होंगे काफ़ी। सर्वाधिक प्रचलित सामान्य प्रयोग के डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्तमान में जो आप घरों में कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, घर में सामान्य प्रयोग के लिए यूज होने वाला जो लैपटॉप है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, तब आपको ध्यान में रखना होगा माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रचलित सामान्य प्रयोग के डिजिटल कंप्यूटर हैं, ये आकार में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं तथा प्रयोग में सरल होते हैं, ठीक। इनकी प्रोसेसिंग गति, क्षमता और डाटा भंडारण क्षमता अन्य कंप्यूटरों जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर इनसे बहुत कम होती है। लेकिन एक सिंगल यूज़र के लिए के पर्पज़ से अगर आप देखते हैं, एक केवल सिंगल प्रयोगकर्ता के आधार पर अगर आप देखते हैं तो उसके लिए इनफ होती है, ठीक है। ये लाखों गणनाएं एक सेकंड में कर सकते हैं, लाखों गणनाएं, तो इतनी ज़्यादा इनकी गति होती है। लेकिन मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में ये बहुत कम गति रखते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं समझना है कि इनकी गति बहुत कम होती है तो भैया एक संक्रिया करने में एक कई दिन लगा देते होंगे या फिर कई घंटे लगाते होंगे, ऐसा नहीं है। जो आप घर में लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं उसी की बात हो रही है, तो समझ लेना उसकी गति कितनी होती है, ठीक है। तो इन कंप्यूटरों में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। तो आजकल तो सब में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज हो रहा है, ठीक है। इनपुट के लिए कीबोर्ड का प्रयोग, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। ये हम जान चुके हैं कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, आगे हम और इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख कैलकुलेशन से ये प्रति सेकंड कर सकते हैं, तो कितनी ज़्यादा स्पीड हुई, ठीक। लेकिन अन्य जो मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम है या सुपर कंप्यूटर, उनकी तुलना में बहुत कम हुई, ठीक। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में होता है, मनोरंजन के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, बिल बनाना, दस्तावेज देना आदि के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ अकाउंट और रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में, ग्राफिक्स चित्र आदि तैयार करने में भी इनका उपयोग होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो हैं, इन माइक्रो कंप्यूटर की जो पूरी की पूरी रेंज है, पूरी सीरीज है, इसको 2 श्रेणियों में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया कि माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद आएंगे आपके मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, 4 ही टाइप हुए। लेकिन जो लैपटॉप, डेस्कटॉप ये कहाँ गए, तो उनको हम इनके अंदर रखते हैं जो 2 श्रेणियां और डिवाइड की गई हैं, ठीक है। तो जो आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, 2 प्रकारों में। पहले आते हैं आपके डेस्कटॉप टाइप के कंप्यूटर, दूसरे आते हैं पोर्टेबल टाइप के कंप्यूटर, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि इनका क्या अर्थ हुआ। घरों में बहुत बार सुना होगा आपने, डेस्कटॉप है मेरा, या पीसी है, या फिर मेरा लैपटॉप है, ठीक है। तो क्या है समझें। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क मतलब होता है आपकी टेबल, मेज, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है,
ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें एक निश्चित स्थान जैसे कि मेज या फिर डेस्क पर रखकर ही कार्य किया जा सकता है। तो घरों में जो बड़ा टीवी वाला कंप्यूटर होता है जिसके साथ एक बड़ा सा कैबिनेट बॉक्स दिया जाता है, उसके साथ इन्वर्टर दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूरी जो युक्ति बना के दी जाती है। एक माउस होगा, कीबोर्ड होगा, बहुत बड़ा सिस्टम, तो आपने उसके लिए घर में एक टेबल खरीदनी पड़ती है, उसके ऊपर उसे सेट करना पड़ता है और वहीं पे उसे चला सकते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि उसे आपने पकड़ा और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में चला लें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। उसको पूरा जोड़ना पड़ता है और उसमें पावर सप्लाई लगातार देनी पड़ती है, तो वो हैं डेस्कटॉप। ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें एक निश्चित स्थान पर रखकर ही चलाया जा सकता है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन स्थानांतरण के दौरान इनका यूज नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस पर एक समय पर एक ही प्रयोगकर्ता कार्य कर सकता है, ठीक है। आगे देखें, ऐसे कंप्यूटर को विद्युत स्विच बोर्ड द्वारा पावर सप्लाई दी जाती है, यह बैटरी से नहीं चलाए जा सकते हैं, इसीलिए स्थानांतरण के दौरान इनका प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बैटरी से नहीं चलते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। अब ध्यान रखें, ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। दो टर्म आएंगे यहाँ पे, एक तो आएगा आपका मल्टी यूजर, एक आएगा मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग कहने का मतलब है बहुत सारे कार्य कर सकता है। आपने कोई वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर लो, गाना भी प्ले कर दो बैकग्राउंड में, या फिर उसे मिनिमाइज करके आप लोग कोई दूसरी फाइल भी खोल सकते हैं, तो तीनों काम एक साथ भी कर सकते हो, चल जाएगा। लेकिन 3-4 यूजर एक साथ काम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा भाई भी लगा है, मम्मी भी, पापा भी, सबके सब इसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो ये मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर नहीं है। मल्टी यूजर कौन से होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, तो इन्हें भी समझते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, देखें, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है, यानी कि मल्टीटास्किंग है, ठीक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ था, वो इसी प्रकार का कंप्यूटर था, यानी कि डेस्कटॉप था, ठीक है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, कौन सा है, कहेंगे सिद्धार्थ। लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आएगा तो तब आप कहेंगे परम 8000, ठीक है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखें, पैकमैन, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे मैंने डाला है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था, ये खेल के लिए निर्मित हुआ था, ठीक है। तो खेल के लिए निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर, तो ये था आपका पैकमैन, जो कि एक तरीके का डेस्कटॉप था, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जो कि IBM, कॉम्पैक, लेनोवो, HP किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, ठीक है। HCL, तो बहुत सी कंपनियों के आते हैं, तो ये सारे पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप टाइप हैं। आगे देखते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर। दो टाइप हमने पढ़े थे माइक्रो कंप्यूटर के, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। तो पोर्टेबल क्या होते हैं, थोड़े से सरल, यानी कि लैपटॉप आ गया आपका, लैपटॉप को दिमाग में लाओ अपने और उसके आधार पे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि इन्हें स्थानांतरण के दौरान प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आप बस में जा रहे हैं और लैपटॉप लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे खोल के आप चला सकते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि इनमें बैटरी का प्रयोग होता है, यानी कि बैटरी से चल सकते हैं, ठीक है। तो देखें, इनको एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित किए जा सकते हैं, इन पर कहीं भी और कभी भी कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय कंप्यूटर हैं और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, बैटरी से चलते हैं, इसलिए आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है जैसे लैपटॉप हो गया आपका, नोटबुक हो गया आपका, ठीक है, या फिर पॉकेट पीसी हो गया, डिजिटल डायरी है, ट्रैवल बुक है, ऑर्गेनाइजर है। इसी में आप लोग ध्यान रखें, पाम टॉप है, ठीक है, यानी कि जो पॉकेट पीसी कह सकते हैं, या फिर पाम टॉप, छोटा सा हाथ में आने वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके पोर्टेबल जो कंप्यूटर है उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो इनमें कुछ विशेष आते हैं, जैसे लैपटॉप, ये हम देख लेते हैं। लैपटॉप आपने देखा होगा, यह पीसी की ही तरह कार्य करता है, परंतु आकार में पीसी से भी छोटा होता है और कहीं भी ले जाने योग्य होता है, ठीक है। इसमें CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जो अन्य युक्तियाँ कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं वो सभी की सभी इसमें इनबिल्ट फॉर्म में होती हैं। अन्य ड्राइव भी सब इसमें संयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी कि लैपटॉप के अंदर ही सब होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने अलग से वो सारी चीज़ें लेके जानी है। इसीलिए आप इसे कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं, साथ ही साथ स्थानांतरण के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें CPU है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, बैटरी सब इसमें इनबिल्ट होता है, ठीक। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब पाम टॉप की बात कर लेते हैं। इसी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक टर्म आता है आपका पाम टॉप। पाम मतलब होता है PALM, पाम का मतलब होता है आपका हथेली, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर जो हथेली में आ जाए, हथेली पर चल जाए, तो इसका साइज़ कितना छोटा होगा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाकई इतना छोटा होता है और इसमें जो प्रयोग किया जाता है, जैसे इसे इनपुट दिया जाता है, तो अधिकांश इनपुट इसे ध्वनि के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें आपका कीबोर्ड नहीं जोड़ना है, हमने माउस नहीं जोड़ना है, तो हम ध्वनि के द्वारा इनपुट दे सकते हैं, ठीक। वैसे अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे अभी हम फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, टाइपिंग करनी है तो फ़ोन से हम कीबोर्ड जोड़ लेंगे OTG केबल के द्वारा, ठीक है। तो OTG क्या है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पाम टॉप क्या है,
ये आकार में बहुत ही छोटा, ये ध्यान रखें, ये टर्म बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जा सकता है। इसमें इनपुट जो है ध्वनि के रूप में दिया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीडीए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसे कहा जाता है। तो पीडीए किस कंप्यूटर को कहा जाता है? आपका पाम टॉप को, ठीक। तो ये सभी के सभी क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं, ठीक। अब आगे बात करेंगे दूसरा मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हम समाप्त कर चुके। हमने देखा था कि कंप्यूटर जो हैं मेनली 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है आपका माइक्रो, दूसरा आएगा मिनी, तीसरा आएगा मेन फ्रेम और चौथा आएगा सुपर कंप्यूटर। तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला हम माइक्रो कंप्यूटर समाप्त कर चुके, अब हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। तो देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता, प्रोसेसिंग गति और डाटा भंडारण क्षमता, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। प्रोसेसिंग क्षमता कहने का मतलब होता है कि कितनी ये ज़्यादा कार्य कर सकता है, कितनी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कर सकता है। प्रोसेसिंग गति कहने का मतलब है कितनी तेज़ी से कर सकता है उन कार्यों को। और डाटा भंडारण कहने का अर्थ है कि कितना ज़्यादा इसमें स्टोरेज होता है, कितनी सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये 3 क्षमताओं के आधार पर ही कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है मेनली। तो इसकी ये जो क्षमताएं होती हैं ये अनेक पर्सनल कंप्यूटरों, जो आपके पीसी है, डेस्कटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, तो इनकी तुलना में कहीं अधिक होती है। तो कई ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटरों के बराबर इनकी कार्य क्षमता होती है, ठीक। यानी कि ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति के कंप्यूटर हैं। आगे देखें, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डेटाबेस पर कार्य कर रहे होते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है उस पर पूरी फैमिली काम नहीं कर सकती है। हालांकि वो मल्टीटास्किंग है, एक साथ आप लोग कई काम कर सकते हैं एक यूजर, लेकिन केवल एक ही यूजर काम करेगा, बहुत नहीं कर सकते। जबकि मिनी कंप्यूटर क्या है? ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक साथ कई यूजर्स को काम करने के लिए स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डेटाबेस पर कार्य कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप रट लो, चार्ट लो, दिमाग पे चिपका लो, क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम में बना देगा कि ऐसा कंप्यूटर कौन सा है जिसमें अनेक प्रयोगकर्ता एक ही डेटाबेस पर कार्य कर रहे होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें इनके, बैंक है, रेलवे आरक्षण केंद्र है, स्टॉक एक्सचेंज है, अनुसंधान है, तो इन जगहों पर ऐसे कंप्यूटरों का यूज होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे जो प्रयोग करते हैं वो काम कर रहे होते हैं एक साथ। आगे देखते हैं, मिनी कंप्यूटर जो है एक शक्तिशाली मल्टी यूजर सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। मल्टी यूजर सिस्टम कहने का मतलब जैसा भी मैंने बताया, एक होता है मल्टीटास्किंग, एक होता है मल्टी यूजर, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग तो बहुत सारे कार्य कर सकता है, मल्टी यूजर जिसमें बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं, तो ये क्या है? मल्टी यूजर सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक ही समय में अनेक प्रयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं, परंतु इस पर एक साथ कई लोग मल्टी यूजर से काम कर सकते हैं, ठीक है। बार बार वही पॉइंट आ जा रहा है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे AS400, बुल HN DPX2, ठीक है, HP 9000 और RISC 6000, ये सब क्या हैं? इस मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। थर्ड टाइप देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही स्पेशल टाइप के कंप्यूटर हैं भाई, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी अधिक लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी क्षमता के आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आए आपके माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इससे थोड़ा तेज आया मिनी कंप्यूटर, इससे थोड़ा तेज आ गया आप मेन फ्रेम कंप्यूटर, इससे तेज आएगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से चलता रह रहा है आगे को। तो ये मिनी कंप्यूटर से तेज और सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली हैं। इनकी प्रोसेसिंग गति, प्रोसेसिंग क्षमता और डाटा भंडारण क्षमता, मैंने बताया 3 चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग गति, प्रोसेसिंग क्षमता और डाटा भंडारण क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा उच्च होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय कंप्यूटर हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बाद इन्हीं का नंबर आता है और इनमें एक सुपर कंप्यूटर चिप लगाएंगे हम, सुपर 8000 या फिर अन्य इस टाइप के आते हैं, उनको लगाएंगे तो ये भी सुपर मिनी कंप्यूटर की भांति कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय, आसानी से फेल ना होने वाले तथा डाटा को अधिक सुरक्षित रखने वाले होते हैं। तो ये किसकी विशेषता है कि अधिक विश्वसनीय, आसानी से फेल ना होने वाले और डाटा को अधिक सुरक्षित रखने वाले, ये हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इनका प्रयोग सामान्यतः ऐसे स्थानों में किया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार की डाटा क्षति बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आप लोग किसी बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं और आप लोग लगातार उसमें पैसे जमा कर रहे हैं। अचानक किसी दिन आप लोग बैंक में गए पता करने के लिए कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो गए, और पता चला कि यार आपका तो अकाउंट ही उड़ गया, यहाँ तो अब कुछ है ही नहीं, अब कैसे बताएं कितने पैसे थे, तो आपको क्या लगेगा? तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे आपका मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, सिंपल कंप्यूटर यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर डाटा क्षति होना बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे अधिक विश्वसनीय, आसानी से फेल न होने वाले और डाटा को अधिक सुरक्षित रखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हैं बैंक में, व्यापारिक संस्थानों में, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट्स जो होती हैं इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसकी विशेषता है कि हज़ारों प्रयोगकर्ताओं को एक साथ सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे हमने देखा था मिनी कंप्यूटर बहुत से यूजर्स को, मल्टी यूजर होता है, तो मल्टी यूजर में हम हज़ारों नहीं कहेंगे, कुछ लोग, ठीक है, 8, 10, 100, 200 इस टाइप के लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं एक कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पे मेन फ्रेम जो है ये हज़ारों प्रयोगकर्ताओं को या फिर यूजर्स को एक साथ सेवाएं देने में सक्षम होता है। ठीक, जैसे बैंक में है एक कंप्यूटर है, इसमें आपका 100 लोग भी अगर आ जाएंगे तो 100 लोगों के अकाउंट वो खोल सकता है। ठीक है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हज़ारों प्रयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। अपनी तेज गति तथा विश्वसनीयता के कारण यह ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अपनी तेज गति और विश्वसनीयता के कारण यह ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर सिद्ध हुए हैं। पूछा है भैया, यूकेपीएससी ने पूछा है या फिर एसएससी बैंकिंग में कहीं पूछा गया था। ठीक है, कि कौन से कंप्यूटर ऑन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर सिद्ध हुए हैं, तो ध्यान रखें ये हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, इन मशीनों की विशेषता वृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो अच्छे समझ में आएगा कि लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। तो अभी आप फ़ोन खरीदते हैं उसमें भी देखते हैं इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी होता है ना, तो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज इनमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक, इसलिए कई लाखों लोगों का डेटा एक साथ संग्रहित कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर तथा पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप में इनसे जोड़ा जा सकता है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनसे अन्य बहुत से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, तो ये एक तरीके से रेगुलेटिंग कंप्यूटर से भी होते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता है कि इनमें बहुत से सॉफ्टवेयर भी जोड़े जा सकते हैं एक्सटर्नली, और पेरिफेरल यंत्र भी वृहत रूप से इसमें जोड़े जा सकते हैं। इनके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इनके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है पहले, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। इनके लिए जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका निर्माण किस लेबोरेटरी में किया गया था, तो ध्यान रखें बेल लेबोरेटरी, बेल प्रयोगशाला, जहाँ पर मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका है IBM 3000, ठीक है, सीरीज IBM 4381 या ICL 39, तो ये क्या जो सीरीज हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की सीरीज है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि IBM 3000 सीरीज जो है ये आपका किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे मेन फ्रेम। अब लास्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो कार्य प्रणाली के आधार पर हमने डिवीजन किया उसमें अंतिम डिवीजन है, अंतिम टाइप सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आपने नाम सुने होंगे और सुपर कंप्यूटर के बारे में हो सकता है बहुत से लोग जानते भी हों, तो हम आज पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। देखें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सुपर, जैसे आपने पढ़ा होगा ना सुपरमैन, तो एक अनोखी शक्ति होती है तो उसे सुपरमैन कहा जाता है। तो इस वर्ग में आने वाले जो कंप्यूटर हैं सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कहने का अर्थ है कि इनसे ज़्यादा शक्तिशाली अभी तक कंप्यूटर नहीं बना है, तो ऐसे कंप्यूटर कहलाएंगे आपके सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और संरचना में काफ़ी जटिल होते हैं, सामान्य कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा जटिल होंगे। ठीक, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता, डाटा भंडारण क्षमता तथा प्रोसेसिंग की गति साधारण कंप्यूटरों से हजारों गुना अधिक होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, कई गुना ज़्यादा गति होगी। ठीक, और क्यों बनाए जाते हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 1 सेकंड में करोड़ों अरबों गणनाएं करने की क्षमता रखते हैं। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है। अब ये एक नया टर्म आ गया, अभी तक हम देख रहे थे मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर, ठीक है, अब आ रहा है मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग। तो ये क्या होता है, देखो मल्टी प्रोसेसिंग एंड समानांतर प्रोसेसिंग कहने का अर्थ है कि अगर किसी कंप्यूटर के लिए, जैसे आपका कोई सुपर कंप्यूटर है, उसके लिए माना 100 कार्य आए, ठीक है, तो क्या करेगा, उन 100 कामों को अलग अलग खंडों में विभाजित करके एक साथ ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो और उस पर अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति पर्सनली काम करेंगे, लेकिन होगा एक कंप्यूटर, तो उसे ही कहा जाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बहुत सारे काम और एक साथ कर रहे हैं, लेकिन कार्य पूरा एक ही था, उसके अलग अलग खंड कर दिए गए। जैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कोई रॉकेट हमने अंतरिक्ष में भेजा, ठीक है, जैसे अभी हमारा मिशन मंगलयान है, ठीक है, या फिर आपका मिशन गगनयान है, तो इस तरीके के हम कोई मिशन भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, तो उसमें आपका हर
जो आपका जो रॉकेट होगा उसमें हर टाइप की स्टेजेस बनी होती हैं, अलग अलग स्टेज, ठीक है। हर एक स्टेज पे उसमें एक नई प्रोसेसिंग होती है, नया फंक्शन होता है, कोई चीज़ अलग होगी, कोई चीज़ जुड़ेगी, या फिर कोई चीज़ ऑन होगी, कोई ऑफ होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या है, वो कहाँ पहुँचा है, कितने टाइम पे पहुंचेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, उस पर क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, क्या क्या हटानी है, सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं यहाँ अंतरिक्ष प्रयोगशाला में बैठे हुए वैज्ञानिक। अब इनको एक ही आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे सुपर कंप्यूटर को रखा जाता है और उसमें हर खंड को अलग अलग विभाजित करके अलग अलग साइंटिस्टों को वहाँ पर बैठा दिया जाता है कि आप इसे रेगुलेट करो, आप इसे संभालो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी कि समानांतर प्रोसेसिंग। तो ये भी आप लोग समझ लेना, ध्यान में रखना, ठीक। आगे देखें, सुपर कंप्यूटर पूर्णतया विश्वसनीय होते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय कंप्यूटर हैं, इसलिए सुपर कंप्यूटर को गलतियों को सहन करने वाला अर्थात फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर कहा जाता है। अब एग्जाम में बन सकता है, किस कंप्यूटर को फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि गलतियों को सहन करने वाला। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि ये कंप्यूटर गलती नहीं करते हैं, नहीं के बराबर, ठीक है, पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं। इनका प्रयोग अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान है, परमाणु विज्ञान है, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान तथा सैन्य क्षेत्र आदि। तो ये होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है वर्गीकरण ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटरों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखें, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है कई बार, आगे भी बन सकता है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका क्रे 1, और किसके द्वारा निर्मित किया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसके द्वारा, इसलिए इसका नाम क्रे 1 रखा गया था, और ये निर्मित है 1976 में, ध्यान में रखें। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। अगर हम बात करें यहीं पर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर तो हमने देख लिया, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1, लेकिन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है आपका फ्रंटियर, ठीक है, और जिसकी जो गति है ये है 1102 पेटाफ्लॉप्स। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर है इनकी गति किस में नापी जाती है, इनकी गति मापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है, आगे बन सकता है। सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है, ठीक है। तो 1102 पेटाफ्लॉप्स है फ्रंटियर की गति। ये आपका यूएसए का कंप्यूटर है। इससे पहले आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू हुआ करता था, जो कि जापान का है, ठीक है। लेकिन 2022 में, जून 2022 में एक रैंकिंग जारी हुई है सारे कंप्यूटर्स की, इसमें टॉप 500 कंप्यूटर्स को दिया गया है, और इनमें सबसे तेज कंप्यूटर माना है फ्रंटियर को, जो कि यूएसए का है। इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है, ये एक करंट अफेयर की न्यूज़ है, इसी में मैंने कवर किया हुआ है। तो आगे देखें, अब ये विश्व का देख लिया हमने, फ्रंटियर और फुगाकू याद रखना भैया, फ्रंटियर यूएसए, फुगाकू जापान। पहले फुगाकू था 2022 से पहले। आगे देखें, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला, अगर हम कंप्यूटर कहें, भारत का पहला कंप्यूटर था आपका सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना, सबने पढ़ा होगा, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ, लेकिन कैसा था, माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है आपका परम 8000, और परम 8000 किसके द्वारा डेवलप किया गया, परम सीडैक के द्वारा। परम सीडैक द्वारा डेवलप करने के कारण ही इसे परम 8000 नाम दिया गया, और ये निर्मित हुआ था 1991 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है, सीडैक का फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडैक का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसी परम सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जबकि भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर देख लिया, तो ये भी देख लेते हैं, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये आपका ROARO में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। आगे देखें, इसके अलावा अन्य भी सुपर कंप्यूटर्स हैं भारत के बहुत से, ठीक है। इनमें देखें, जो पेस सीरीज है, पेस, ठीक है, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO हैदराबाद द्वारा डेवलप किए गए, जबकि अनुपम सीरीज के कंप्यूटर जो हैं बार्क के द्वारा विकसित किए गए थे, ठीक है। बार्क क्या है ये भी पूछा जा सकता है, DRDO क्या है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो DRDO को फुल फॉर्म याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम है। आगे बात कर लेते हैं, जो मैं न्यूज़ की बात कर रहा था अभी, करंट अफेयर की। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी कब हुई है, ये हुई है आपकी जून 2022 में जारी, और इसमें विश्व के सबसे तेज
टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की ये सूची है, ठीक है, यानी कि टॉप 500 सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है जून 2022 में। इनमें विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है फ्रंटियर यूएसए का, ठीक है, जो कि नंबर 1 पर है और इसकी स्पीड अभी हमने बात की थी 1102 पेटाफ्लॉप्स, यानी कि 1102 पेटाफ्लॉप, ठीक। इसके बाद हम अगर देखें तो दूसरे नंबर पर है फुगाकू जो कि जापान का है, तीसरे नंबर पर आता है ल्यूमी जो कि फिनलैंड का है, चौथे पर आता है समिट जो कि यूएसए का है अगेन, ठीक। तो ये आपके सुपर कंप्यूटरों की जो 500 की सूची थी उनमें से मेन या फिर शुरुआती 4 आपके कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं भारत में भी तो होंगे सुपर कंप्यूटर, तो क्या भारत वालों को स्थान मिला या नहीं मिला इस सूची में? तो बिल्कुल मिला है। इस सूची में भारत के केवल 3 ही कंप्यूटरों को स्थान मिल पाया, और वो कौन कौन से 3 हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत का सबसे तेज या सुपर कंप्यूटर आपका देखें नंबर 1 पे, तो वह है आपका परम सिद्धि, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पूछा गया है ROAR में, ठीक है। तो परम सिद्धि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इस सूची में इसको 111वां स्थान मिला है। अब सोच लो कि जो अमेरिका है या जापान है या चाइना है, इनके सुपर कंप्यूटर कितनी ज़्यादा गति के होते होंगे। अभी हमने देखा जो फ्रंटियर है उसकी गति है 1102 पेटाफ्लॉप्स, जबकि हमारा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर उसकी गति कितनी है 4.62 पेटाफ्लॉप्स, केवल 4.62 पेटाफ्लॉप, ठीक है। तो इतने कम यहाँ गति है, फिर भी वो सुपर कंप्यूटर अपने आप में। प्रत्युष दूसरे नंबर पर है, 132वां इस सूची में इसको नंबर मिला और इसकी जो गति है वो है 3.76 पेटाफ्लॉप। यहाँ से पूछा क्या जाएगा सबसे तेज कौन सा है, परम सिद्धि। दूसरे नंबर पे कौन सा है, प्रत्युष। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है यूकेपीएससी का फेवरेट, कि यूकेपीएससी पहला या अंतिम नहीं पूछ रहा है आजकल, बीच में से उठा के तो पूछ देगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा था या फिर दूसरे पे कौन सा था, ठीक है, ध्यान रखना। या पूछ देगा कि इनको क्रम में लगाओ इनकी गति के आधार पर। तो परम सिद्धि पहला, फिर दूसरा प्रत्युष और तीसरा है मिहिर जिसको 249वां स्थान मिला, 2.57 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो ये भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हैं जिन्हें जून 2022 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में स्थान मिला है। कौन कौन सा, 111वां, 132वां और 249वां। आगे बात कर लेते हैं 2 टाइप और, स्पेशल पर्पज एंड जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं। तो स्पेशल पर्पज यानी कि विशेष कार्य के लिए, ठीक, और जनरल पर्पज यानी कि सामान्य कार्यों के लिए यूज होने वाले। तो अगर पहला देखें स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं, तो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और किसी विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। तो स्पेशल पर्पज यानी कि विशेष प्रकार के कार्य के लिए, ध्यान रखें, किसी विशेष या किसी एक निश्चित कठिनाई को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं उन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। और किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण है जैसे स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, स्वचालित है, तो इसके लिए आपका सामान्य जो घर में आपके कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, उन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में आएंगे। ऐसे स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम है आदि। आगे देखें जनरल पर्पज कंप्यूटर, तो ये तो आप लोग जान ही चुके हैं। अब जनरल पर्पज ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं, ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा हम इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन करके भिन्न भिन्न कार्य संपादित कर सकते हैं, ठीक है। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण यानी कि सिमुलेशन और साथ ही साथ पूर्वानुमान यानी कि फॉरकास्टिंग में भी होता है। तो ये हैं आपके कंप्यूटर्स के टाइप, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका कंप्यूटर के प्रकार से कोई भी डेटा नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।